नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कहते हैं देश के 4 स्तंभ होते हैं और 4 स्तंभों में जो सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है वो होता है पत्रकारों का, यानी कि पत्रकारिता। गोरखपुर में कई पत्रकार हैं, कई पत्रकार संगठन भी हैं और कई लोग खुद को स्वयंभू पितामह भी कहते हैं। लेकिन वाकई अगर आप पत्रकारिता गोरखपुर में करना चाहते हैं और पत्रकारिता में कुछ सीखना चाहते हैं, और शायद ही कोई ऐसा गोरखपुर का पत्रकार होगा जो आज हमारे जो मेहमान हैं उनको ना जानता है। हमारे साथ गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह हैं और उनसे ही हम पत्रकारिता से जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। 10 सवाल हैं, 10 सवालों के जवाब वो क्या देते हैं और जो नए पत्रकार हैं उनके लिए हो सकता है कि ये सवाल उनके कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। तो सबसे पहले आपका इंडियन टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई। कुछ हमारे 10 सवाल हैं। आज की डेट में जो पत्रकारिता है कहीं ना कहीं अपने मुख्य मार्ग से जो है भटकती दिखती है, जो आजकल जो नए नए लोग जो पत्रकारिता में आ रहे हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि आज के दौर में पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सच्चाई तक पहुंचना या सच्चाई को दिखाना? देखिए, पत्रकारिता और सच्चाई दोनों एक दूसरे के पैरेलल एक कदम एक साथ चलने वाले शब्द हैं। जहां सच्चाई है वही पत्रकारिता है और पत्रकारिता है तो यह मान के चलिए कि वो सच्चाई के साथ चल रही है। अब आपका प्रश्न है, क्या आपने पूछा कि सच्चाई तक पहुंचना या सच्चाई को दिखाना? क्योंकि जैसे हम सच्चाई तक पहुंचते हैं और सच्चाई को जैसे ही दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कुछ ऐसे फोन कॉल्स या ऐसी चीजें आती हैं कि भाई इस खबर को आपको रोकना है। देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि सच्चाई और पत्रकारिता दोनों साथ चलते हैं। इनमें जरा भी डिविएशन होगा तो सच्चाई सच्चाई नहीं रह जाएगी और पत्रकारिता पत्रकारिता नहीं रह जाएगी। इसलिए एकदम जानिए कि सच्चाई को दिखाना ही पत्रकारिता का धर्म है। सच्चाई को कई बार ये कहा जाता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि कुछ ऐसी सच्चाई होती है और जो कठिन होती है, कड़वी होती है, जिसे सीधे नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में पत्रकार अगर पत्रकारिता में उसने अपना समय दिया है और वास्तव में पत्रकारिता वो उसने की है, तो उसको उन शब्दों का ज्ञान होगा जिनसे वो उस नग्न सच्चाई को भी एक खूबसूरत ढंग से परिभाषित कर दे। तो न तो सच्चाई डिगी और न ही पत्रकार अपने रास्ते से हटा। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपके अनुसार निष्पक्ष पत्रकारिता की परिभाषा आज के समय में कितनी बची है? क्योंकि ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं नेताओं के साथ या ऐसे लोगों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं और उनको अपने अखबार का संरक्षक बताते हैं। तो अगर कोई सत्ताधारी दल से जुड़ा है और वो उसका जो है संरक्षक है, तो क्या उससे निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद आज के दौर में की जा सकती है? मैं सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा। और जिसको बार बार कहा गया है, लेकिन सच तो यह है कि सच को हमेशा रिपीट करना ही पड़ता है। पत्रकारिता को हम 2 भागों में पहले आप बांटिए। एक तो आजादी के पहले की पत्रकारिता और दूसरी आजादी के बाद की पत्रकारिता। आजादी के पहले की पत्रकारिता में एक मिशन था। क्या मिशन था? कि हमें अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराना है, हमें अपने क्रांतिकारियों की बातों को समाज तक पहुंचाना है, समाज के दुख दर्द को उजागर करना है और समाज की एक आवाज बनना है। यानी एक मिशन थी पत्रकारिता। उस समय एक झोला लटकाए, थोड़ा सा चना चबेना झोले में रखे, साइकिल से दिन भर की यात्रा करते थे, पुलिस पीछा करती थी, जिनके खिलाफ होता था वो पीछा करते थे, लेकिन वो दिखते नहीं थे। तो एक पत्रकारिता वो थी जहां से पत्रकारिता आप मानिए कि शुरू हुई। आप आदि पत्रकार नारद के बारे में पढ़े होंगे। भारतीय संस्कृति नारद के बिना के उल्लेख के बिना पूर्ण नहीं है और पत्रकारिता की शुरुआत भी नारद जी से होती है, क्योंकि वो आपने हर पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा कि जब नारद जी किसी भी लोक में जाते थे तो उस लोक के चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी, चाहे ब्रह्मा जी, ये पूछते थे और भाई नारद को क्या समाचार, बाकी लोगों का क्या समाचार क्या है? तो वो इस लोक का समाचार उस लोक और उस लोक का समाचार इस लोक पहुंचाने का काम करते थे। यही पत्रकार का काम है कि जो सच्चाई को परोसे। अब आइए, जब आजादी मिल जाती है, फिर एक बारगी पत्रकारिता का एक उद्देश्य जो
एकमात्र उद्देश्य था आजादी, वो मिल गई। अब पत्रकार क्या करेंगे? तो आती है फिर पत्रकारिता आजीविका से जुड़ती है। आजीविका से जुड़ती है तो एक बुलावा दिया जाता है सरकार की तरफ से कि पत्रकारिता 4 स्तंभों में से एक है, जबकि यह नितांत झूठ है, सरासर झूठ है, उतना ही झूठ है कि जितना रात के 12 बजे सूरज नहीं निकलता है। हम कहीं से चतुर्थ स्तंभ नहीं है, हम सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज बना दिए गए हैं। इस उपभोक्तावादी संस्कृति में अखबार को एक उपभोक्तावाद ने अपने पूरे गिरफ्त में ले लिया। फिर आता है आपका वह प्रश्न कि क्या किसी सत्ताधारी व्यक्ति जब आता है, संरक्षक बन जाता है, तो फिर वो निश्चित तौर पर यह विडंबना पत्रकारिता में शनि 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 आती चली जा रही है। मेरे पत्रकारिता में लगभग 48 साल का एक दौर मैंने देखा है। मैंने उस समय की पत्रकारिता देखी है और की है कि जब एक घटना के लिए हम लोग को 20-20 और 25-25 किलोमीटर स्कूटर से भाग कर जाना पड़ता था, और फिर 3 बजे ही आकर हम लोग को अपने ड्यूटी पर लिखना भी पड़ता था, क्योंकि अगर 3 बजे नहीं लिखेंगे तो समय से अखबार नहीं जा सकता था। हम लोग ने एक उतने विषमताओं की शुरुआत के दौर में भी एक मिशन के साथ पत्रकारिता की। आता है जब दौर मोबाइल का, संचार माध्यमों का, अब एक स्लोगन चला कि एक बटन दबाने पर पूरी दुनिया आपके सामने है। दुनिया तो आपके सामने आ गई, आप उस दुनिया में कहां खो गए, यह देखने वाली बात आती है। पत्रकारिता कहीं गुम होती चली गई। पूंजीपतियों ने, जराइम पेशा लोगों ने पत्रकारिता में दांव आजमाना शुरू कर दिया। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि सत्य दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है मित्र। ये बात जान लीजिए। पत्रकारिता अगर आज भी पत्रकारिता लोगों के विश्वास के केंद्र में बसती है। हम लोग को याद है कि लोग आते थे और पत्रकारों, हम लोग के दफ्तर में लोग जागरण में थे, चाहे आज में थे, लोग आकर प्रशासन की, शासन की शिकायतों का एक मतलब FIR टाइप का दर्ज कराते, तो उनको लगता था कि पत्रकारों के पास हमने बता दिया तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह जो एक विश्वास का पत्रकारों की पत्रकारिता थी, वही पत्रकारिता असली पत्रकारिता थी। आप किसी का विश्वास, आप किसी को पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन किसी का विश्वास नहीं जीत सकते हो। जब आपने किसी का विश्वास जीत लिया, और विश्वास की परिभाषा क्या है मैं जानता हूं। हम किसी मुसीबत में हैं, हमें अचानक जिसका नाम सामने आता है, आप ये मान लीजिए कि मेरे लिए सबसे विश्वास के केंद्र में वो व्यक्ति है। तो पत्रकारिता का वह भी दौर हम लोग ने देखा। आज भी पत्रकारिता विश्वास के केंद्र में है, लेकिन ठीक है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं, रोजी रोटी एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी। हमारे लिए कोई विशेष मानदेय नहीं है, वेतनमान नहीं है, कोई हमारे लिए कार्य की सुविधाएं नहीं है, तो हमको एक पूंजीपति के अखबार में काम करना पड़ता है। मुझे उस समय बहुत ग्लानि होती है और आक्रोश भी होता है जब लोग कहते हैं कि गोदी पत्रकारिता। वो पत्रकार बेचारा क्या करेगा? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसके बच्चों को विश्वविद्यालयों में पढ़ने की महंगी फीसों से का सामना नहीं करना पड़ता है? क्या उसके बच्चों को जब बीमार होते हैं तो दवाइयों की जरूरत नहीं होती है? आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम सब कुछ गंवा दें, लेकिन हमको क्या मिलता है इस पर भी तो सरकारों को और उन आरोप लगाने वालों को सोचना होगा। तो देखिए, ये वाइस वर्सा है। एक मात्र आप सिर्फ पत्रकारिता को ही आरोपों के कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आप जब उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं। उन 3 उंगलियों को जिस दिन देख लेंगे और सामंजस्य बैठाएंगे, पत्रकारिता आज भी जिंदा है, पत्रकारिता कल भी जिंदा थी और पत्रकारिता कल भी जिंदा रहेगी। आज जो तीसरा सवाल है, सोशल मीडिया के दौर में खबर और अफवाह के बीच की रेखा काफी हद तक धुंधली हो गई। बीते दिनों आपने देखा होगा कि अभी धर्मेंद्र अस्पताल में थे, लेकिन ज्यादातर चैनलों ने जो है उनको जीते जी जो है मार दिया। फिर उनके परिवार वालों को मजबूरन जो है सामने आके कहना पड़ा कि भाई अभी वो जिंदा है। जी जी जी, ये धुंधली नहीं, एकदम लगभग लुप्त प्राय हो चुकी है। देखिए, कुछ चीजें बनती हैं तो उससे समाज को लाभ देने के लिए, जैसे AI बना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी भी चीज का
आप शस्त्र का उपयोग किसी की रक्षा के लिए करो और शस्त्र का उपयोग किसी की हत्या के लिए करो, दोनों में अंतर हो जाता है। आप वही रहते हो, शस्त्र वही रहता है। पत्रकारिता वही है, लेकिन जो अब सुविधा भोगी पत्रकारिता हो गई है। मैंने बताया कि हम लोग पहले 20-20, 25-25 किलोमीटर चले जाते थे स्कूटर मोटरसाइकिल से। आज की तारीख में व्हाट्सएप का युग आ गया। आपने फोन किया, भाई व्हाट्सएप भेज देना, उसने जो भेजा आपने उसको मान लिया। तो आपने परख नहीं किया, मौके पर जाकर जांचा नहीं। जब आपने जांचा नहीं तो आपको सुनकर, देख कर नहीं सुनकर पत्रकारिता करनी पड़ी, तो यहां पर विश्वास का संकट आ जाता है। क्या आज ऐसा लगता है, जो चौथा सवाल है, कि आज का पत्रकार कहीं ना कहीं जो निर्भीक पत्रकारिता होती है, या तो उसकी कलम डरने लगी है या सत्ता से समझौता कर चुका है? नहीं मित्र, मैं फिर वही बात करूंगा, अक्सर गोदी मीडिया का जो है ये मैं फिर वही बात करूंगा कि हमको आपने कार्य का माहौल क्या दिया। एक चौराहे पर खड़ा हुआ होमगार्ड का एक सिपाही एक 25 लाख की गाड़ी को और एक किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की गाड़ी को रोक देता है, क्योंकि उसके पास एक अधिकार है कि ड्यूटी के दौरान कार्य में व्यवधान। आप मानते हैं बात को? पत्रकार को अगर पत्रकारिता के लिए वो जाता है और एक अधिकारी उसको डांट कर भगा देता है, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उनसे कहे कि यहां गलत हो रहा है, आप मुझे जवाब दीजिए। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप ये कलम नहीं डरती है, गोदी पत्रकार नहीं होता है, उसकी परिस्थितियां कभी कभी उसे विवश करती हैं। समाज को अगर समाज में एकता, समाज में कुरीति को हटाना होगा, समाज से भय के वातावरण को हटाना होगा, तो पत्रकारिता को जिंदा करना होगा। और पत्रकारिता को जिंदा करने के लिए पत्रकारों को कार्य का माहौल देना पड़ेगा। एक बटन पर जैसे सारी दुनिया है, वैसे मालिक के एक इशारे पर पत्रकार की नौकरी। और आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े चैनलों के वो तमाम नामचीन पत्रकार जिनकी बातों को सुनने के लिए लोग टीवी के सामने बैठते थे, आज सड़क पर आ गए, लेकिन उन्होंने सच का दामन नहीं छोड़ा। तो मैं कह रहा हूं कि सच दबाया जा सकता है, कुछ समय के लिए मिटाया नहीं जा सकता है। सच की जीत। अगले सवाल पे आते हैं, 5वें सवाल पे। टीआरपी और न्यूज की दौड़ में असली पत्रकारिता कहीं खो रही है? अब टीआरपी से न्यूज चैनल का ठीक है जुड़ गया है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब से इस क्षमा के साथ कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के आने के बाद ये दौड़ शुरू हुई। नहीं तो हम लोग के समय सुबह और संपादक तमाम अखबारों को इकट्ठा करते थे, मिलाते थे कि किसके में कौन सी खबर छपी है, किसके में कौन सी खबर नहीं छपी है, और इस पर बाकायदा मीटिंग होती थी। अब ये होता है कि आप किस तरीके से परोस रहे हो। जो आपने कहा अभी कि धर्मेंद्र वाला एक उदाहरण आपने कहा, तो इससे ज्यादा विकट स्थिति क्या होगी कि एक व्यक्ति अगर अस्पताल में बैठा है, पड़ा हुआ बिस्तर पे, सामने टीवी चल रही है और उस पर आ रहा है कि उस व्यक्ति के मरने पर इन लोगों ने श्रद्धांजलियां दी, तो आप सोचिए इससे बड़ी और विषमता क्या होगी, विडंबना क्या होगी। तो ये टीआरपी की दौड़ मालिकों की दौड़ है। आपने ये जो हमारा छठा प्रश्न है, आपने भी बताया कि लगभग आपने 48 साल पत्रकारिता में गुजारा है। तो अब आपके कैरियर की कोई ऐसी घटना जब आपने दबाव के बावजूद सच दिखाने का फैसला किया? मित्र, मैं आपको अब कौन कौन सी घटना को बताऊं, ऐसी बहुत सारे। दबाया नहीं गया, दबाव पड़ता था। दबाव बाहर का, जो आप कह रहे हैं नेताओं का दबाव पड़ता था। देखिए, बहुत पहले एक पत्थरदेवा कांड हुआ था, बस इतना ही बताऊंगा कि उसमें भी बहुत दबाव पड़ा, लेकिन हमारा जो नेतृत्व था उसने पूरा हाथ हम लोग के ऊपर रखा। हम लोग लिखे। डाक बंगला प्रकरण हुआ था, माननीय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके भाई का था मामला, मैं ही लिखने वाला था। उनसे बड़ी ताकत उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं थी। इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। हम लोग पर दबाव पड़ते थे, लेकिन हमारे जो अधिकारी होते थे उन दबाव को झेल जाते थे। इसलिए झेलते थे क्योंकि वो जानते थे कि हमारा पत्रकार कहीं से अन्यथा लाभान्वित होकर इस समाचार को नहीं लिख रहा है। आज वो प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है उन पत्रकारों के पास।
उनका भविष्य अंधकार में है। एक कलम पर वो बाहर हो जाते हैं, फिर हर आदमी रविश हिम्मत नहीं जुटा पाता है। मित्र, 7वां जो प्रश्न है, ग्राउंड रिपोर्टिंग बनाम स्टूडियो जर्नलिज्म, कौन सी पत्रकारिता असली मानी चाहिए? एक स्टूडियो में बैठ के करना और एक ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करना, असली पत्रकारिता किसको मानी जानी चाहिए? पत्रकारिता का मतलब है जब आप वहां जाते हैं, देखते हैं। देखिए, समाचार सिर्फ ये नहीं होता कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। समाचार ये होता है कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की जो हत्या की वो क्यों की, किन परिस्थितियों में की, कैसे की, और उसका क्या आफ्टर इफेक्ट पड़ेगा। वो चीजें जब आप जाते हैं मौके पर, तो हम लोग जाते थे तो एक घटना के बाद 3 दिन 4 दिन फॉलो अप छपता था। इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जो स्टूडियो की पत्रकारिता है वहां फॉलो अप नहीं है। वहां एक दिन सारा दिन चलाएंगे और उसके बाद अगले दिन कोई और घटना आ जाएगी और खत्म। तो मुझे मेरा मानना है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के अलावा पत्रकारिता कहीं है नहीं। 8वां जो प्रश्न है, क्या भारत में प्रेस की स्वतंत्रता वास्तव में मौजूद है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? मित्र, अगर स्वतंत्रता नहीं होती तो इतने अखबार चलते नहीं। ये अलग बात है कि हर जो प्रशासन है, शासन है, सरकारें हैं, उनकी अपनी भी बाध्यताएं हैं। वो चाहते हैं कि उनके पक्ष में लिखा जाए, अच्छा ही अच्छा लिखा जाए। लेकिन अगर सिर्फ अच्छा लिखा जाता तो फिर तो सरकार की कोई कमी और कोई घोटाला उजागर नहीं होता। अगर बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत में पत्रकारिता जिंदा है। और मैंने फिर कहा, मैं फिर कहूंगा कि सत्य को थोड़े समय के लिए आप दबा जरूर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। जो 9वां प्रश्न है हमारा, नई पीढ़ी के पत्रकारों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ईमानदारी या कैरियर ग्रोथ में से उनको क्या चुनना चाहिए? देखिए, अगर कैरियर बनाकर आप जाते हैं तो आपको कैरियर देखना पड़ेगा, और अगर आप पत्रकारिता के मूल उद्देश्यों के साथ जाना चाहते हैं तो आपको पत्रकारिता पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा परिवार है वो भी बीमार पड़ता है या उसको भी पैसों की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थितियों के साथ आपके पास अगर लेखन क्षमता होगी तो आप चीजों को लिख भी देंगे और प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहकर भी कर लेंगे, और इस तरीके से आप अपना कैरियर भी बना लेंगे और पत्रकारिता भी निर्भीक कर। 10वां और आखिरी सवाल, यदि आपके पास एक मौका मिले तो आप मीडिया व्यवस्था में क्या एक बड़ा बदलाव करना चाहेंगे? हम सबसे पहले इसको चतुर्थ स्तंभ में लाने का प्रयास करेंगे कि पत्रकारिता को चतुर्थ स्तंभ में लाकर इसको पत्रकारों को भी जीने की न्यूनतम से न्यूनतम सुविधाएं और व्यवस्थाएं तो प्रशासन से मिले। जिनको सरकार मान्यता दे देती है उनको तो साधन सरकार से काफी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जो अन्य पत्रकार हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके लिए सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि उनको भी क्या किया। तो मैं चाहूंगा कि चतुर्थ स्तंभ के रूप में आए, पत्रकारिता के दायित्व के निर्वहन के लिए उनको सुविधाएं मिले, उनके लिए वेतनमान निर्धारित हो। जो पत्रकार पत्रकारिता से रिटायर होते हैं उनको सहायता दी जाए, उनके बीमारी में, उनके साथ आई दुर्घटनाओं में उनको मदद किया जाए, और इस तरीके से एक माहौल दिया जाए कि पत्रकार भी इस बात को कह सके कि हाँ, हम पत्रकार हैं और हम तुम्हारे इस लुभावने आकर्षण को ठुकराते हैं क्योंकि हमको हमारा वेतन इतना मिलता है कि हम सम्मान के साथ रोजी रोटी चला सकें। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो आपने जैसा कि देखा कि हमारे साथ जो है रत्नाकर सिंह मौजूद थे, उन्होंने पत्रकारों को लेकर बहुत सी बातें कही। हम अपने अगले एपिसोड में फिर एक नए और चर्चित चेहरे के साथ मिलेंगे और फिर आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। नमस्कार।